अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत ही अच्छी खबर आई है, बहुत बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। और कुछ लोगों के मुंह पे एक किस्म का सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम तमाचा लगा है। आज वक्फ बिल के लिए जो याचिकाएं दायर की गई थी उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी टिप्पणियां की और कुछ ऐसी बातें गई जो कुछ लोगों के लिए बहुत ही नागवार गुजरी। उल्टे सीधे बयानात आने लगे उनके। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम सांसद कह दिया हमारे जगदीप धनखड़ साहब ने। मतलब इनके हिसाब से अगर फैसला नहीं आया, इनके हिसाब से कोर्ट ने काम नहीं करा तो उसमें कमियां निकालने लगे। और अगर इनके हिसाब से फैसला देता रहता है सुप्रीम कोर्ट तो हर तरह से राज़ी रहते हैं। इनके वकील भी सुप्रीम कोर्ट में कमियां निकालने लगे और इनके सांसद वगैरह, इनके नेता वगैरह भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कमियां ढूंढने लगे, पक्षपात करने लगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही सुकून देने वाला है मुसलमानों को और राहत देने वाला है। आज हम दोनों पक्ष और विपक्ष के वकीलों के बयान सुनेंगे, किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, और जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिली है और किसको क्या झटका लगा है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। किसी के बाप की पार्लियामेंट है क्या? गृह मंत्री के बाप की पार्लियामेंट है क्या? या जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं उनके बाप की पार्लियामेंट है क्या? ये इस देश की पार्लियामेंट है। आप एक रिलीजन के पीछे क्यों लठ लेके पड़े हुए हो? इससे सारा साबित है एजेंडा ही कुछ नहीं तुम्हारे पास। इन एमपीओ की तनख्वाह रोक देनी चाहिए कि तुम्हारी तनख्वाह यहाँ दो। जो देश का पैसा और समय बर्बाद हो रहा है, जहाँ पे सैकड़ों हजारों केस डिसाइड हो सकते थे, उस समय में तुमने एक ऐसा कानून बना दिया जिसकी वजह से सारे वकील और जज, 3 हो सकता, 3 के बाद और ज़्यादा की कोर्ट बिठानी पड़े, और इतना समय देश का एक ही मुद्दे पे बर्बाद कर रहे हो आप लोग। इन सब की तनख्वाह रोकनी चाहिए। ऐसा समय आएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हर काम में इंटरफेयर करने के लिए तो बनाई हमने कि बदमाशी पार्लियामेंट करे, बदमाशी सरकार करे, बदमाशी कोई सीएम पीएम करे, बदमाशी कोई ब्यूरोक्रेसी करे, बदमाशी पुलिस करे। उनकी नकेल भालू की तरह है, नकेल कसने के लिए तो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। ये तो प्राइमा फेसी लग रहा था कि जो ये कानून बनाया है इसमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो एक कानून को बनाना चाहिए सही सोच समझ के, सबकी भागीदारी के साथ। कानून बनाने का ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट में किसी पार्टी की मेजोरिटी है, जो मर्जी कानून बना लो और जल्दबाजी में कानून बना लो, आधी रात को कानून बना लो। ये दिस इज नॉनसेंस। ये मिसयूज है पार्लियामेंट का। जैसे अब्यूज ऑफ लॉ, अब्यूज ऑफ प्रोसेस होता है, दिस इज अब्यूज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कोई अब्यूज नहीं कर सकता, उसका मिसयूज नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का सिर्फ सदुपयोग किया जा सकता है पूरे देश के हित में। और वो देश का हित चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे सिख का हो, इनके बारे में भी कानून बनाने के वक्त पूरे 142 करोड़ लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि हर कानून, हर फैसला, हर पॉलिसी के बाद फ्रेटर्निटी बढ़नी चाहिए देश के अंदर, भाईचारा बढ़ना चाहिए। किसी के अंदर भी किसी को ये ना लगे कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। कोर्टों में अब देखिए, ये जो ही पास किया कानून, उससे पहले ही उतावले थे लोग कोर्ट में आने के लिए। तुरंत कितने लोग कोर्ट में आए हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पार्लियामेंट ने बदमाशी की है, सिंपल। और पार्लियामेंट कुछ भी करे, सरकार कुछ भी करे, पॉलिसी कुछ भी बने, आफ्टर ऑल देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाता है, इनकी जिम्मेदारी है पूरी तरह देखने की कि ये जो काम कर रहे हैं ये संविधान के मूल भावनाओं के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये न्याय के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस कानून के साथ अगर मान लो वक़्फ़ प्रॉपर्टी पे कोई काम करना था, वक़्फ़ पे कोई काम करना था, पहले तो अगर या तो जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट बना था एक देश के अंदर, स्पेशल मैरिज एक्ट में जो खुद को शामिल करना चाहे करे, छूट है पूरे देश के लोगों की। कोई भी आदमी चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लड़का लड़की जो शादी के काबिल हैं वो शादी कर सकते हैं, कोई बैन नहीं। और अपने रीति रिवाज से भी जो करना चाहता है वो भी, कोई बैन नहीं। इसलिए स्वेच्छा से लोगों ने कोई विरोध नहीं किया उस कानून का। जो पढ़े लिखे तबका या कोई ऐसा है, एक रिलीजन दूसरे के रिलीजन में आपस में कोई टांग अड़ा रहा है, कई बार घर वाले नहीं बच्चों की बात मानते तो शादी करना चाहे, वो एक मौका दे दिया। इसी तरह से सबसे पहले किसी एक रिलीजन के पीछे लगने की बजाय देश के अंदर इस तरह का अगर कोई कानून बनाना था तो एक कॉमन कानून ऐसा बनाना था जो स्वेच्छा से कोई भी लागू करे। अब आपको चिंता हो गई वक्फ बोर्ड की, वक्फ प्रॉपर्टी की, वक्फ बोर्ड के मेंबरों की, आपको चिंता मंदिरों की नहीं है।
मंदिर रजिस्टर्ड हैं क्या देश के सारे? फुटपाथ पे मंदिर बने हुए देश के अंदर। आप एक के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। इस देश को, ये संविधान के हिसाब से चलने वाला देश है, ये मानवता का देश है। ठीक है, यहाँ के लोगों को फ्रीडम है रिलीजन मानने की, मगर सभी रिलीजन को हिसाब भी देना होगा देश की जनता को, 142 करोड़ लोगों को, कि हम जो कुछ कर रहे हैं मानवता के लिए कर रहे हैं, सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हम आप लोगों के बीच में दरार पैदा करने का कोई काम नहीं कर रहे। ये फ्यूचर में ऐसा कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी देश को। सर, कल फिर इस पर सुनवाई होने वाली है। क्या आपको लगता है कि केंद्र जो मुद्दे आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, जिस आधार पर उन्होंने कहा है कि ये कानूनी और संवैधानिक तौर पे नहीं टिकता है, तो उस पर क्या केंद्र सरकार अपने लिए जिरह रख पेश कर पाएगी सुप्रीम कोर्ट में? देखो, प्राइमा फेसी तो जो ये एक्ट बना है, इसमें जो ऑब्जेक्शन किए हैं, जो लोगों ने पिटीशन फाइल किए हैं, उससे तो मुझे नहीं लगता इतना समय लगना चाहिए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। आज ही इंटरिम ऑर्डर दे देना चाहिए था। मैं एज एन एडवोकेट ही बात कर रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ अगर बाई चांस मैं जज होता तो इतने दिन से ये मामला चल रहा है, हम सब लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, और जो पिटीशन आते हैं इतने दिन के तजुर्बे में इमीडिएट पता चल जाता है कि कहाँ गड़बड़ है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है। मगर फिर भी चलो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल सुनेंगे दोबारा 2 बजे, तो इंटरिम ऑर्डर कोई देना चाहें वो स्टे के और ज़्यादा बड़े लेवल पे इन प्रॉपर्टियों पे अभी से कोई ऐसा काम ना करे, जल्दबाजी में जो काम नहीं करे, जल्दबाजी में कानून पास करना, जल्दबाजी में भाग के शादी करना, उसी तरह से ये काम, ये जल्दबाजी सारी नुकसानदायी है। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट मेजर क्या बात है, कहीं आज क्या बात थी? सुप्रीम कोर्ट ने मेजर एक तो 2-3 तो वो बातें कही हैं कि भाई इन बातों को अभी ना किया जाए। कोई भी इसके प्रॉपर्टी, तो कोर्ट ने जो भी चीज़ें घोषित की हुई पहले से, वक़्फ़ प्रॉपर्टी अगर कोर्ट ने घोषित की हुई है किसी की, उस पर कोई तुम अपना ये चाकू मत चलाओ, अपनी तलवार मत चलाना इस कानून की। और दूसरा, जो जांच कर रहे हैं कलेक्टर, सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर, अधिकारी, वो जांच कर रहा है, जब तक वो जांच जूंच का कुछ नहीं कहे कि उसकी जांच में वो कोई चेंज ना करे, अभी तक कुछ इन बातों पे चेंज ना करे, अभी वो बातें वहीं पर रहेंगी। वो अपनी जांच बेशक जारी रखें, अभी फैसला नहीं ले इस बात पे। और ये सबसे बड़ा धोखा इस देश में कि कलेक्टर या डीसी किसी काम को करते हैं। कलेक्टर और डीसी प्यादा था अंग्रेजी हुकूमत का, गवर्नर जनरल के प्यादे, जैसे मदारी का बंदर होता ना, उनके जरिए इस देश में हुकूमत करते थे। वो ब्रिटिश राज था, वो एक तरह से शासन था देश में। अब ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई राजा नहीं होता, कोई रूल नहीं होता, सिस्टम होता है, व्यवस्था होती है, मानवीय व्यवस्था, और उसके सेंटर में लोग होते हैं। वहाँ कोई राजा, रानी, गवर्नर जनरल, सीएम, पीएम नहीं होता, पार्लियामेंट भी नहीं होती। सबसे केंद्र में देश के लोग होते हैं, और उस देश के लोगों के लिए जो कानून बनाया जाता है, या जो कानून बनना चाहिए, वो एक बात को ध्यान में रखने के बाद बनाया जाता है, वो है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, समाज का इकट्ठा रहना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए, और कुछ प्रश्न भी उन्होंने पैदा किए हैं कि इनका आंसर भी मुझे कल देना, हमारे को देना, तीनों जजों को। और कल 2 बजे मुझे आई होप कि इंटरिम ऑर्डर भी अच्छा ऑर्डर होगा, क्योंकि आज कोर्ट भी खचाखच भर रही थी और मुश्किल से दरवाजे भी। उम्मीद है स्टे मिल पाएगा आप लोगों को? मुझे उम्मीद है अगर ओपन दिमाग से कोई भी जज सुने तो इतना मुश्किल काम नहीं है ये। दोनों पार्टियां सामने होती है, और मुझे पता है अगर मैं जज की कुर्सी बैठा हूँ, कोई और बैठा है वहाँ, तो 3 आदमी बैठे हैं, उनको सिर्फ पता रहता है दोनों पक्षों की सुन के कि क्या सही है क्या गलत है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल काम दिखाई देता है। कई बार वो मुश्किल होता नहीं, वो मुश्किल बनाया जाता है, ये कहना पड़ेगा हमारे को। न्याय करना इतना मुश्किल काम नहीं है, सबसे आसान है न्याय करना। बेईमाना करना मुश्किल काम है, बेईमाने के लिए बहाने बनाने पड़ते हैं। उसमें जो लॉजिक और रीजनिंग आप देंगे वो उसमें गड़बड़ होती है, वो लोगों को हजम नहीं होती। जब न्याय करते हैं तो दोनों पक्ष खुश होते हैं। घर में भी जब हम न्याय करते हैं ना, सारा परिवार ही खुश हो जाता है, सारे मिल जाते हैं। मुक्त कराने के लिए कानून लाया गया है जो कब्जा हुआ है वक्फ बोर्ड के नाम पर। देखिए, वक्फ बोर्ड पे कब्जा, वक्फ की कौन सी ज़मीन है, बाई यूजर है, 5 साल तक मुसलमान होना ज़रूरी है, ये नॉनसेंस बातें हैं। अरे इस देश का कोई भी आदमी, मैं हिंदू हूँ, मैं देना चाहता हूँ, बताओ। अगर आज मेरी मर्जी है और मुझे लगता है इन मेरे भाई मुसलमानों के पास ये चाहते हैं कोई मस्जिद, और इनके पास ज़मीन नहीं है और मेरे पास ज़मीन है, मैं आधा एकड़ या 200 गज 400 गज देना चाहता हूँ, तो कौन है मुझे रोकने वाला?
ये नॉनसेंस है, ये बदमाशी है, गुंडागर्दी ये नहीं चलेगी, ये इस देश में चलेगी नहीं। चलाने की कोशिश है वो वापस हो तो जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से, नेताओं की ओर से अब तक जो दलीलें दी जा रही थी कि इतने फायदे हैं, ये है वो है, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी वही फायदे गिनवाए जाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट और क्या, अरे फायदे भी गिनवाए जाएंगे। और ज्यादातर सरकार की तरफ से बहुत बार कोर्ट के अंदर वकीलों की एक ही ड्यूटी है, कोर्ट की मदद करना, ताकि कोर्ट एविडेंस के आधार पे और कानून के हिसाब से फैसला कर पाए। जो कोर्ट में गुमराह करने की कोशिश करते हैं, असंवैधानिक काम है, वो बदमाशी है, कोई भी वकील करे उसको, और उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मगर फिर भी वो तो अपनी तरफ से रखेंगे, उनको पूरी छूट रखनी चाहिए। गृह मंत्री सदन में खड़े हुए कह रहे थे पार्लियामेंट कानून बनाया, पूरे देश को मानना होगा ये कानून। नहीं, किसी के बाप की पार्लियामेंट है क्या? गृह मंत्री के बाप की पार्लियामेंट है क्या? या जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं उनके बाप की पार्लियामेंट है क्या? ये इस देश की पार्लियामेंट है। पीपल आर सुप्रीम, देश के लोग सुप्रीम हैं। वहाँ संख्या में एक आदमी ज़्यादा हो गया, एमएलए एमपी बन गया, एक आदमी ज़्यादा हो गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, सीएम बन गया, या एक एमपी ज़्यादा हो गया और कानून पास कर लिया, उसका ये मतलब नहीं अब देश को रौंद के चलोगे। डेमोक्रेसी नहीं चलता, ये वहाँ चलता है राजशाही में, तानाशाही में। इस देश में ना राजशाही है ना तानाशाही, जिसको हम दफन कर चुके हैं। 1950 में इस देश में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद यहाँ मानवीयता का वो है, मानवता का देश है ये। सभी रिलीजन को अब ये भी सोचना होगा, और ये देश की युवा पीढ़ी जो जिस रिलीजन से है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे रिलीजन हमारे हैं, उनकी अच्छी बातें हम सबको स्वीकार करनी होगी, और मिलजुल के हम सबका ऑडिट करना होगा। रिलीजियस ठेकेदारों का भी, जो इस देश को जैसे पॉलिटिशियन बांटते हैं, बहुत सारे रिलीजियस ठेकेदार भी देश को बांटना चाहते हैं अपनी गद्दियाँ महफूज करने के लिए। परिवार दर परिवार, मैं मर गया मेरा बेटा, उसके बाद मेरा बेटा, मैं एमएलए हूँ तो मैं मर जाऊँ जो मेरा बेटा। इसी तरह से रिलीजियस ठिकानों पे भी इस देश के पूरा समाज जहाँ खिलाफ होता वो हर उसमें है। ये जो हम हिंदुओं में भी मंदिर है ना, वहाँ भी पीढ़ी दर पीढ़ी है, एक मर जाए उसके बच्चे उसके मर जाए, किसी भी मंदिर में उन्हीं के वो पुजारी होते हैं। ये सारा का सारा गलत है, ये अनडेमोक्रेटिक है, अमानवीय है। इसको हर रिलीजन में बदलने की जरूरत है। मेरे को लगता है देश की युवा पीढ़ी, वो किसी भी रिलीजन की हो, वो सारे के सारे साइंटिफिक टेम्पर वाले हैं। वो सही बातों को मानने में एक मिनट नहीं लगाते, और गलत बात में विरोध करना या एक दूसरे के साथ देने में भी मिनट नहीं लगाते। सर, अभी भी देश के युवा, इवन हिंदू, वो भी उन सब गलत बातों के विरोध में है जो वक्फ कानून के अंदर जानबूझ के थोपने की कोशिश है। इसलिए मेजोरिटी रियल हिंदू सब अन्याय के खिलाफ है। अब कल की हियरिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको थोड़ा इसमें इंटरिम ऑर्डर करना चाहते हैं और उसमें इंटरफेयर करना चाहते हैं। तो मेरा सबसे पहला कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुनवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जब ऐसे ही मामले पहले सुप्रीम कोर्ट आए थे तो बोला गया था कि आप हाई कोर्ट जाइए। पिछले 7 साल से 120 याचिकाएं अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित हैं, और कोई इंटरिम ऑर्डर जब हमने वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती दी थी तो नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी दिल्ली में एक यमुना की रिवर बेड पे एक शिव मंदिर था, उसको तोड़ा गया और ये बोला गया कि भगवान शिव को हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब मंदिर बाय यूजर नहीं हो सकता है, चर्च बाय यूजर नहीं हो सकता है, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं हो सकता है, तो ये वक्फ बाय यूजर कैसे हो सकता है? और वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट को स्टे करना चाहिए, और इस कंसेप्ट के आधार पे जितनी संपत्ति गलत ढंग से ली गई है उसको वापस लाने की कार्रवाई होनी चाहिए। इंटरिम ऑर्डर ये होना चाहिए, ये बात हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्फ एक्ट 1995 विद 2025 अमेंडमेंट, ये क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि ये नॉन मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता है। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल से हटा दिया जाए, पर साथ में ये भी आना चाहिए कि वक्फ एक्ट 1995 या उसमें की गई कोई भी कार्रवाई नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लागू नहीं हो। आप तो पूरा जो एक्ट है 1995 का उसे ही खत्म करने की कोर्ट से मांग कर रहे हैं। मैंने पूरा एक्ट खत्म करने की मांग नहीं की है। उस एक्ट में अभी भी जो प्रोविजंस हैं, जो रह गए हैं, जो गलत हैं, उसको खत्म करने की मांग की। फॉर एग्जाम्पल शामलद्दा, जो विलेज गांव समाज की संपत्ति मानी जाती है, उसको अभी तक नहीं हटाया गया, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 6 में जो पर्सन एग्रीव्ड शब्द यूज है, जिसकी श्रेणी में नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 8 में टैक्स पेयर्स के मनी को वक्फ के सर्वे में उपयोग करना का जो प्रावधान है, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन आपका 36
जिसमें डबल रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने का प्रोविजन नहीं, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 41 में फिर से रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है, उसको खत्म करने की मांग की है। इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जो स्पेशल पावर दी गई है सेक्शन 52, 53, 54 में, उसको खत्म करने की मांग की है। वक्फ ट्राइब्यूनल को खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 89 में वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना है तो नोटिस देना पड़ेगा, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 101 में वक्फ को जो पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है, वक्फ बोर्ड के जितने लोग हैं उनको खत्म करने की मांग की है। तो इन सारे फिर मांगों पे भी सुप्रीम कोर्ट का हमारा निवेदन है, सुनवाई होनी चाहिए और इस पे भी इंटरिम ऑर्डर पास होना चाहिए। तो आप लोगों ने सुना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में कौन क्या बोला, किस वकील ने कैसा बोला। बीजेपी के वकील को भी सुना आपने, जो सरकारी वकील थे बीजेपी की तरफ से, उनको भी सुना, और हमारे दूसरे जो वकील थे वक्फ बिल के लिए जिन्होंने याचिकाएं दायर की थी, उनको भी सुना। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये लोग अपने हिसाब से ही कोर्ट के फैसलों को सही और गलत मानते हैं। अगर इनके पक्ष में कोर्ट का फैसला जाता है तो वो सही है, और अगर इनके पक्ष में नहीं जाता है तो वो गलत है। चाहे सुप्रीम कोर्ट सही फैसला दे रहा हो, सुप्रीम कोर्ट के तो खैर सारे फैसले ही सही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा संस्था है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को उम्मीद की किरण नजर आती है। एक उम्मीद सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही बची है। सुप्रीम कोर्ट ही आज के टाइम में हमारे जैसों की एक आखिरी उम्मीद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का, बहुत बहुत धन्यवाद जो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला, एक सराहनीय फैसला, एक अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। दिल से सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लोग और शेयर करें, औरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।